जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हिंदी में आगे के टॉपिक। हम समास पढ़ रहे थे और समास में हमने अव्ययी भाव समास और साथ में द्विगु समास पढ़ लिया था। हमने तत्पुरुष समास की शुरुआत की थी और तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कारक चिन्हों के आधार पर अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। हमने कारक चिन्हों के आधार पर जो तत्पुरुष समास पढ़े थे उसमें से हमने कारक चिन्ह और विभक्तियां बता दी थी। अब हम इसके उदाहरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ शब्द ये जो दे रखे हैं सामने, ये ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और हर बार रिपीट होते रहते, बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने वही उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम इन उदाहरणों को हल करेंगे। ठीक है, ये कारक चिन्हों के आधार पर हमें तत्पुरुष समास पहचानने के लिए देंगे आपको कि बताइए किस शब्द में कौन सा समास है, तो आपको पहचानना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास होता है वो जो होता है वो चिन्हों के आधार पर होता है। जैसे कि कारक चिन्ह जो होते हैं हमारे कर्ता से लेकर संबोधन तक होते हैं, सब प्रथमा विभक्ति से लेकर अष्टमी विभक्ति तक होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में प्रथमा और अष्टमी विभक्ति यानी कि कर्ता और संबोधन को नहीं गिना जाता है, इसमें गिना जाता है कर्म से। ठीक है, कर्म से लेकर अधिकरण तक जितने भी कारक चिन्ह होंगे उन सभी चिन्हों का इन शब्दों में लोप होगा, तभी वो उस प्रकार के समास कहलाएंगे। ठीक है, अब पहला देखिए इसमें क्या लिखा है, कृषि प्रधान। जब कृषि प्रधान का हम विग्रह करते हैं तो क्या आता है, कृषि में प्रधान, कृषि में प्रधान। अब में चिन्ह आ रहा है तो में चिन्ह किस समास में आता है, किस विभक्ति वाले समास में आता है बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अर्थ से अलग संबंध का की के और अधिकरण में पर। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या आता है, में आता है। तो ये कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, ये कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष। या आप विभक्ति के आधार पर तो षष्ठी तत्पुरुष लिखेंगे, या आप चिन्ह के आधार पर क्या लिख सकते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो है वो क्या है आपका, कर्महीन। कर्महीन मतलब कर्म से हीन, कर्म से अलग हट गया है, तो इसमें कौन सा आएगा, अपादान आएगा। और अपादान जो होता है क्या आएगा, इसका विग्रह पहले लिख लीजिए आप, कर्म से हीन। अब अपादान जो होता है अर्थ से अलग हो जाता है, तो उसी में पंचमी अपादान जो होता है वो कौन सा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान है ना। अपादान जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा, अपादान। चतुर्थ तत्पुरुष, ये जो है विभक्ति के आधार पर ही चलेंगे तो ये षष्ठी नहीं रहेगा, ये सप्तम ही रहेगा। भले ही हम विभक्ति को नहीं गिन रहे हैं लेकिन जो मतलब कारक चिन्हों को नहीं गिन रहे लेकिन विभक्तियां तो वही रहेगी, तो ये क्या आएगा, ये सप्तम रहेगा। और ये क्या रहेगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, ये रहेगा पंचमी, पंचमी तत्पुरुष। और अगर ऐसे लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, अपादान। अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं, देश निकाला। देश से बाहर कर दिया, अलग हो गया, तो इसमें भी क्या आएगा, अपादान ही आएगा। देश निकाला मतलब देश से निकाला। अगला है चंद्रोदय। चंद्रोदय में कौन सा आएगा, देखिए देश से निकाला, देश से अलग कर दिया है, इसीलिए इसमें क्या आएगा, अपादान तत्पुरुष यानी कि पंचमी तत्पुरुष समास ही आएगा। उसके बाद है चंद्रोदय। चंद्रोदय का जो विग्रह होता है, चंद्र का उदय, चंद्र का उदय। अब का चिन्ह आ रहा है इसमें,
तो का चिन्ह का लोप किसमें होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के संबंध यानी कि आपका जो षष्ठी तत्पुरुष रहेगा वो इसके अंतर्गत आएगा। साथ में क्या आएगा? संबंध, या फिर आएगा संबंध तत्पुरुष। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से बताया जा रहा है, तो ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। उसी के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर ही ये तत्पुरुष बताए जा रहे हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के प्रकार मैंने कल आपको विभक्तियां लिखवा दी थी, अगर आपने याद कर ली होंगी तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, या फिर वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके आप देख सकते हैं। इसको पिछले वीडियो को देख लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। गृहस्थ मतलब कि ग्रह में स्थित, ग्रह में स्थित, गृहस्थ का विग्रह क्या होगा? ग्रह में स्थित। अब में और पर चिन्ह जो आता है वो अधिकरण तत्पुरुष में आता है, तो इसमें कौन सा आएगा? सप्तमी। अधिकरण जो होता है सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी तत्पुरुष, या इसको हम बोल सकते हैं अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अगला है गगन चुंबी। गगन को चूमने वाला, को चिन्ह आ रहा है, गगन को चूमने वाला, गगन को चिन्ह आ रहा है, तो को चिन्ह का लोप कब होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म में आएगा। ठीक है, यानी कि द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, या आप बोल सकते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम गंगा जल। गंगा जल का जो विग्रह होता है वो होगा गंगा का जल। का चिन्ह का लोप हो रहा है, गंगा का जल, का चिन्ह का लोप हो रहा है, मतलब का की के किस में आता है? संबंध में आता है। ये देखिए चंद्र का, यहाँ भी का है, तो कौन सा आएगा? षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, या आप बोल सकते हैं संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, या आप बोल सकते हैं संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कृष्णार्पण। कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, का की के। ये देखिए गगन को आ रहा है यहाँ पर, कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा है? द्वितीय विभक्ति, मतलब द्वितीय तत्पुरुष, और अगर ऐसे पूछा जाता है तो कर्म तत्पुरुष। अगर कारक चिन्हों के आधार पर पूछा जाता है तो क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष। विभक्ति के हिसाब से द्वितीय तत्पुरुष है, लेकिन अगर कारक चिन्ह के आधार पर पूछा जाएगा तो ये कर्म तत्पुरुष है। अगला है चिड़ी मार। चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, इसमें भी कौन सा ही रहेगा? द्वितीय तत्पुरुष, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास ही रहेगा। जेब घड़ी, जेब घड़ी का क्या आएगा? जेब के लिए घड़ी, जेब के लिए घड़ी, के लिए चिन्ह आ रहा है, के लिए चिन्ह का लोप हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या आएगा? संप्रदान। संप्रदान कितने नंबर पे आता है? चतुर्थ, चतुर्थी या चतुर्थ तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद में है अगला माल गोदाम। माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, इसमें भी कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, या विभक्ति के आधार पर ये भी कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष या चतुर्थ तत्पुरुष समास।
आया समझ में सभी लोगों को? फिर से एक बार बताती हूँ। देखिए, अगर विभक्ति के आधार पर चलेंगे समास तो प्रथमा से लेकर अष्टमी तक चलेंगे। प्रथमा में क्या रहता है? कर्ता रहता है और अष्टमी में संबोधन होता है। लेकिन तत्पुरुष समास में प्रथमा यानी कि कर्ता को और संबोधन को नहीं गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं की बात की जाती है, इसलिए इसमें इसको नहीं गिना जाता है। लेकिन विभक्तियां तो प्रथमा से ही गिनी जाएगी। ठीक है, तो अगर विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास को गिना जाएगा तो वो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक ही रहेगा, मतलब द्वितीय से लेकर सप्तमी तक ही रहेगा। अब यहाँ देखिए उदाहरण दिए हैं कृषि प्रधान, और अगर कारक चिन्हों के आधार पर आएंगे तो क्या आएंगे? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, यही तत्पुरुष आएंगे। वो कारक चिन्ह के आधार पर है, और विभक्ति के आधार पर द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। अब देखिए कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान, कौन से चिन्ह का लोप हो रहा है? यहाँ पर में चिन्ह का लोप हो रहा है। जिस भी अक्षर में, जिस भी शब्द में का विग्रह करते हैं हम, और जिन भी चिन्हों का लोप होता है, उसी के आधार पर आप पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कृषि में प्रधान, में किस में आता है? अधिकरण में आता है। में और पर अधिकरण, और अधिकरण कितने नंबर पे आता है? तो देखिए कर्ता पहले नंबर पे है, कर्म दूसरे नंबर पे है, कर्ता ने कर्म को, करण तीसरे नंबर पर, संप्रदान चौथे नंबर पर, अपादान पांचवें नंबर पर, संबंध छठे नंबर पर, और अधिकरण सातवें नंबर पर है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सप्तमी तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद दूसरा उदाहरण है कर्महीन। अब यहाँ पर कर्म से अलग हो रहा है, अर्थ से अलग हो रहा है, तो कर्म से हीन, इसमें कौन सा आएगा? अपादान आएगा। अपादान कितने नंबर पर आता है? पांचवें। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, तो अपादान पांचवें नंबर पर है, इसीलिए इसको पंचमे तत्पुरुष कहेंगे। इसके बाद देश निकाला, ये भी इसी का उदाहरण हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष का, क्योंकि ये भी देश से अलग हो रहा है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष। उसके बाद है चंद्रोदय, चंद्र का उदय। ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा? चंद्र का उदय। तो का चिन्ह का लोप किस में होता है? का, की, के चिन्हों का लोप होता है संबंध में। संबंध कितने नंबर पर आता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और संबंध छठे नंबर पे, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया षष्ठी तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। इसके बाद में है गृहस्थ, घर में स्थित। अब में और पर चिन्ह आता है अधिकरण में, और अधिकरण कितने नंबर पे है? सप्तमी पे है। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को चिन्ह किसके साथ आता है? कर्म। तो कर्म जो होता है कर्ता और कर्म दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसीलिए इसको द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष कहेंगे। उसके बाद में है गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, तो का, की, के संबंध, और वो छठे नंबर पर आता है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, तो कृष्ण को चिन्ह कर्म के साथ आता है, द्वितीय विभक्ति रहेगी और कर्म तत्पुरुष। इसके बाद में है चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ये भी इसी का उदाहरण हो गया। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान जो होता है चतुर्थी नंबर पर आता है, के लिए चिन्ह का लोप होता है इसमें, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष और संप्रदान। अगला जो उदाहरण है माल गोदाम, वो भी इसी का उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण जो थे वो तत्पुरुष में कारक चिन्हों और विभक्तियों के आधार पर सारे उदाहरण थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही उदाहरण यहाँ पर लिखवाए गए हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको विभक्ति और कारक के आधार पर भी इस तरीके से बांट सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। चलिए, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, ये कारक चिन्हों के आधार पर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे अलुक तत्पुरुष। ठीक है, दूसरा जो प्रकार था कारक चिन्हों का तत्पुरुष समास का, वो था अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष
समास। अब इस समास में क्या होता है कि जो भी शब्द होता है वो आपके माइंड में फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर से आपके माइंड में क्या फिक्स था कि पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम क्या है, युधिष्ठिर। लेकिन अगर हम युधिष्ठिर शब्द का विग्रह करते हैं तो उसका विग्रह क्या आता है, युद्ध में स्थिर। तो इस तरीके से जो शब्द आपके माइंड में फिट होता है, वही फिक्स होता है, रूढ़ होता है, वही क्या कहलाता है, अलुक तत्पुरुष कहलाता है, और उसी का अर्थ हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, आप चाहो तो इसमें लिख लीजिए कि जो शब्द मस्तिष्क में फिक्स हो, फिक्स या रूढ़ हो, लेकिन उसका अर्थ अलग हो, उसका विग्रह, लेकिन उसका विग्रह अलग हो, तो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए आप, इसके उदाहरण नोट कीजिए। पहला जो उदाहरण है इसका युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। दूसरा इसका उदाहरण है खेचर, और तीसरा जो उदाहरण है इसका वो है चारपाई। देखिए, इसके जो उदाहरण है आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ये 2-3 उदाहरण ही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही उदाहरण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सी किताबों में अलुक तत्पुरुष भी नहीं दे रखा है। तो आप जो है इसको ज्यादा, अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अगर विग्रह देखा जाता है तो विग्रह क्या होता है, युद्ध में स्थिर। युद्ध में स्थिर। ठीक है, अगर इसका विग्रह देखा जाता है तो विग्रह क्या होते हैं, युद्ध में स्थिर। ऐसे ही अगर खेचर का विग्रह देखा जाता है तो इसका होता है आकाश में चरने वाला। और अगर चारपाई का विग्रह देखा जाता है तो 4 पैरों वाला। लेकिन हमारे दिमाग में क्या फिक्स रहता है युधिष्ठिर से, हमारे दिमाग में फिक्स रहता है युधिष्ठिर से रूढ़ क्या रहता है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग या मस्तिष्क में रूढ़ रहता है युधिष्ठिर से क्या, पांडव के बड़े भाई। बड़े भाई का नाम क्या था, युधिष्ठिर था। आकाश में चरने वाला अर्थात पक्षी आता है खेचर में, हमारे दिमाग में। और चारपाई से हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि खटिये की बात हो रही है, खटिया। ठीक है, चारपाई से क्या दिमाग में आता है कि खटिया की बात हो रही है, या पलंग वगैरह होता है। तो इस तरीके से जो जो शब्द हमारे दिमाग में फिक्स होते हैं लेकिन उसका विग्रह अलग होता है, उसी को कहा जाता है क्या, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नए तत्पुरुष। इसी का तीसरा प्रकार है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास वो समास कहलाता है जिसके अंतर्गत नकारात्मक बातें आती है, जिसमें या जो नकारात्मक संकेत का बोध करवाए, नकारात्मक संकेत का बोध करवाए, उसी को क्या कहा जाता है, उसे
उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लीजिए आप। एक तरफ मैं लिखती हूँ समास और दूसरी तरफ लिखती हूँ विग्रह। जैसा कि पहला समास मैंने लिखा, अधर्म, अधर्म, ठीक है। अधर्म का अगर आप देखें कि विग्रह क्या होगा, तो इसका विग्रह होता है न धर्म, मतलब कि जो धर्म को नहीं मान, अधर्म जिसमें कोई धर्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर न शब्द आ रहा है, तो ये क्या ये क्या संकेत का बोध करवाएगा कि ये नेगेटिव है। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लिया हमने अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तीसरा ले लिया हमने अनादि, जो किसी का आदि ना हो। अनपढ़ ले लिया हमने, अनपढ़, पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। और भी हो सकते हैं ऐसे शब्द, जैसे कि हो सकता है अनुचित, जो उचित ना हो। अन्याय, अनुचित हो सकता है, अनुचित जो उचित ना हो। अन्याय हो सकता है, जिसका कोई न्याय ना हो। और क्या हो सकता है अन्याय के साथ हमें? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ हो सकता है, अपवित्र हो सकता है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अपवित्र। तो जिसमें भी अ या अन शब्द लग जाए तो वो सब किस में आएंगे? नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास के तीनों प्रकार हो गए हैं कारक चिन्हों के आधार पर, अलुक तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? कर्मधारय समास, ठीक है। पहले अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास, तत्पुरुष नहीं है, तत्पुरुष समास खत्म हो गया है। अगला जो समास का प्रकार है वो है कर्मधारय। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया है, द्विगु समास पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। ये चौथा प्रकार है इसका, और ये है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास मैंने आपको क्या बताया था कि जिस समास में पहला पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहले और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध दिखाई दे, उसी को क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है, ठीक है। इसमें पद कौन सा प्रधान होता है? तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का बोध होता है या संबंध होता है, तो उसी को क्या कहेंगे हम? कर्मधारय समास कहेंगे। अब उपमेय उपमान क्या होता है? जिसकी संज्ञा की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण से आप समझ जाएंगे। और हाँ, इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं। इसकी पहचान के लिए शब्द क्या है कि विग्रह करने पर अगर बीच में ये शब्द आ जाए, जैसे कि हे जो, हे जो के समान और जिसका, जिसमें भी ये शब्द आ जाए विग्रह करने पर, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा है आपका नीलांबर,
अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या आएगा, इसका विग्रह आएगा नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध हो रहा है। ठीक है, विशेषण विशेष्य, विशेषण क्या होगा और विशेष्य क्या होगा बताइए, अगर आपको पता होता है तो। विशेषण और विशेष्य, विशेषण जो विशेषता होती है और जिसकी विशेषता होती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषता क्या है कि अंबर कैसा है, नीला है। अंबर की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो विशेषण में क्या आएगा, नीला, और विशेष्य में क्या आएगा, अंबर। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण, चंद्रमुख। इसका विग्रह जब हम करते हैं तो क्या आएगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। के समान शब्द आ रहा है इसमें, तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। अब देखिए इसमें उपमेय क्या है, मुख है, और उपमान क्या है, चंद्र है। तो जिसकी संज्ञा दी जाती है, मुख की संज्ञा दी जा रही है, किससे दी जा रही है, चंद्र से, और जितनी भी फेमस चीजें होती है वो क्या कहलाती है, उपमान कहलाती है। अगला जो उदाहरण हम देखेंगे, तीसरा उदाहरण क्या आएगा, पनडुब्बी। पनडुब्बी भी इसी का उदाहरण रहेगा। पनडुब्बी नहीं, इसी का उदाहरण, इसका उदाहरण नहीं है पानी में डूबने वाली, इसका उदाहरण नहीं है, इसका उदाहरण है परमानंद। परम है जो आनंद, परमानंद, परमानंद। इसका विग्रह क्या होगा, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। नेक्स्ट उदाहरण है आपका इसका, परमानंद के बाद में है नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ का विग्रह क्या होगा, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। अब देखिए ये इसमें कुछ उदाहरण होते हैं जो कि कर्मधारय और बहुव्रीहि के दोनों के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों आ जाते हैं तो आपको क्या बताना है, नीलकंठ का पहले आपको उसका मतलब सही निशान लगाना है बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि जो समास होता है वो सबसे फेमस चीजों के लिए होता है। जितनी भी फेमस चीजें होती है, भगवान वगैरह, इनसे संबंधित होता है कि आपका बहुव्रीहि समास। तो इसीलिए नीलकंठ में अगर आपको दो ऑप्शन दे दें कि बहुव्रीहि आएगा या कर्मधारय आएगा, तो आपको क्या बताना है कि इसमें बहुव्रीहि ही आएगा। ऐसे ही अगर दशानन देखा जाता है, दशानन, ठीक है, दशानन, तो दशानन में 10 है जिसके अनंत, यहाँ पर संख्या भी दे रखी है 10, तो आप द्विगु लगाएंगे या बहुव्रीहि लगाएंगे, तो आप किसको लगाएंगे, बहुव्रीहि को ही लगाएंगे। बहुव्रीहि लगाएंगे तभी आपका आंसर सही रहेगा, द्विगु बाद में आएगा। यानी कि जितनी भी फेमस चीजें होती है, भगवान से संबंधित होती है, या कोई भी जैसे प्रधानमंत्री हो गया, कोई पद हो गया, कोई भगवान हो गया, कोई फेमस जगह हो गई, तो इनसे संबंधित जो रहेगा तो उसमें सबसे पहले बहुव्रीहि ही आएगा। अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए कि वो दूसरे समास में भी रहता है, उसका उदाहरण, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको बहुव्रीहि को ही देनी है। जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, है ना, तो इसमें कर्मधारय भी आ सकता है और बहुव्रीहि भी आ सकता है, तो आपको क्या बताना है, बहुव्रीहि को ही लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे जो कर्मधारय समास से संबंधित थे। और इसके साथ में है मृग नयन, मृग के समान नयन। और उदाहरण चाहे तो आप लिख लीजिए, 5 उदाहरण पूरे कर लीजिए। मृग नयन, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये उदाहरण इसमें भी आता है और उसमें भी आता है, तो हमको सही क्या लगाना है, तो आपको सही में बहुव्रीहि लगाना है। ठीक है, अगर बहुव्रीहि में वो उदाहरण आता है और उसके साथ में और दूसरे समासों में भी आता है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर बहुव्रीहि ही लगाना है। मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, तो ये हमारा कर्मधारय समास भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास और उसके बाद बहुव्रीहि समास। आज हम समास पूरे कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम द्वंद्व समास के साथ। 5वें नंबर पर जो आपका समास रहेगा,
द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब इसमें जो थे दोनों पद प्रधान थे और दोनों पदों के बीच में संयोजक या योजक चिन्ह आता है। संयोजक या योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है जिसको हम डैश कहते हैं। तो जब भी किसी शब्द में इस तरीके का डैश मिल जाए आपको तो वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है इसमें। चलिए पहला उदाहरण हम देखते हैं इसमें, माता पिता। माता पिता। अगर आपको योजक चिन्ह के हिसाब से समझ में नहीं आता है तो इसमें कुछ शब्द भी आ सकते हैं। विग्रह की उपस्थिति में इसमें शब्द आना चाहिए और, व, अन्य और या। अगर ये शब्द आ जाते हैं, अन्य नहीं आएगा इसमें, ये आएगा। ये वाले अगर शब्द आ जाते हैं तो भी वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास ही कहलाता है। माता पिता, अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या आएगा इसका? माता और पिता, माता और पिता। ऐसे ही अगर हमने अगला उदाहरण लिखा, लाभ हानि, इसका विग्रह क्या होगा? लाभ या हानि, लाभ या हानि। या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी, इसीलिए लाभ या हानि। अगला जो उदाहरण है इसमें, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता। इसका जो विग्रह होगा वो होगा कपड़ा व अन्य। ठीक है। नेक्स्ट हमने उदाहरण लिखा इसका, घर बार, घर बार। इसका विग्रह क्या होगा? घर घर व अन्य। नेक्स्ट उदाहरण हमने लिखा, भाई बहन, भाई बहन। इसका विग्रह होगा भाई और बहन। तो ये उदाहरण थे किसके? द्वंद्व समास के उदाहरण थे, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह या फिर इन शब्दों को कहा जाता है संयोजक शब्द। इन शब्दों का प्रयोग होता है, उसी को क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बहुब्रीहि समास के साथ में। नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत होता है, उसी को क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण पहला हमने लिखा पंकज, पंकज। दूसरा उदाहरण लिखा हमने विषधर, विषधर। तीसरा उदाहरण हमने लिखा लंबोदर। चौथा उदाहरण हमने लिखा गजानन। पांचवा हमने लिखा दशानन। छठा हमने लिखा पंचमुख, पंचमुखी। सातवां हमने लिखा पीतांबर। ये कुछ उदाहरण लिखे हैं हमने जिनका विग्रह हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। पंकज, पंक यानी कि कीचड़, कीचड़ में खिलने वाला। कीचड़ में कौन खिलता है? अर्थात कमल। ठीक है।
मतलब कि यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं है, इस तीसरे की तरफ संकेत हो रहा है, इसीलिए कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट जो है आपका विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। अब विष को धारण कौन करता है, सर्प करता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सर्प। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि विष तो शिवजी ने भी पिया था, पर उन्होंने केवल क्या किया था, पिया था उसको अपने कंठ तक ही रखा था, ठीक है, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। जब उनके कंठ में गया था तो आदि शक्ति ने यहाँ पर हाथ रखकर उसे अपने अंदर समाहित कर लिया था, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। पूरे शरीर में वो विष धारण नहीं हुआ था, इसीलिए विषधर किसको कहा जाता है, सर्प को कहा जाता है। अगला है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर यानी कि पेट। अब जिसका पेट लंबा है उसको क्या कहेंगे हम, बड़े पेट वाला कौन होता है, कौन से भगवान है, गणेश। सॉरी, गजानन, गज है जिसका आनंद, या गज के समान आनंद भी लिख सकते हैं हम। आनंद मतलब कि सर या सिर बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये किसका होता है, ये भी गणेश भगवान का ही होता है, तो यहाँ भी कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरे की तरफ संकेत हो रहा है। दशानन, दश है जिसके आनंद। अब 10 सिर वाला कौन है, 10 सिर वाला है रावण, अर्थात रावण। अगला जो है आपका पंचमुखी, 5 है जिसके मुख, अर्थात हनुमान। सुना होगा ना आपने पंचमुखी हनुमान, और हनुमान जी के 5 मुख होते हैं। अगला है पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, अर्थात विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु का जो वस्त्र होते हैं, भगवान विष्णु के जो वस्त्र होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। आप कृष्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। पीतांबर अर्थात भगवान विष्णु, कृष्ण भी किसका ही रूप है, भगवान विष्णु का ही रूप है, इसीलिए पीतांबर में सही आंसर क्या आता है, विष्णु। तो देखिए इसके साथ में ही बहुब्रीहि समास भी कंप्लीट हो गया है आपका पूरा। तो हमने समास पूरे पढ़ लिए हैं। समास जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, और किसी बड़े वाक्य का छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। और सारे के सारे समास हमने पढ़ लिए हैं। आज का हमारा समास वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।